वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। आज मैं लेके आया हूं एरर एनालिसिस के क्वेश्चन। लास्ट टर्म में हमने एरर एनालिसिस को पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया था और आज हम उसको क्वेश्चंस करके जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है उसको भी अच्छे से हम कर लेंगे। लास्ट लेक्चर के बाद मुझे कुछ मैसेज मिले, मैं शुरू उसी से करता हूं। कुछ मैसेज में जो प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट को वो मैं पहले डिस्कस करता हूं। अब मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जो मुझे इस तरह से दी हुई है, ए प्लस माइनस डेल ए। तो इसका मतलब हमने क्या समझा था कि जो a है वो ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या था? वो सारी रीडिंग्स का एक मीन रीडिंग है ना, मीन रीडिंग था। और डेल a क्या था? मीन ऑब्सोल्यूट एरर। तो इन दोनों के मीनिंग लिख देते हैं। a क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है? मीन ऑफ दैट क्वांटिटी, जो हम a मीन से लिखते थे। और डेल ए क्या है? ऑब्सोल्यूट मीन एरर, जो हमने ऑब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट की थी उसके बाद उसका मीन कैलकुलेट किया था। तो ये ऑब्सोल्यूट मीन एरर आ गई आपकी। ठीक है जी। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं। और एरर हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से कर ही लिया है कि एरर मीन्स जो भी ट्रू वैल्यू है माइनस द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। अब आज हम एक और चीज पे डिस्कस करते हैं, जो मैंने बोला स्टूडेंट के मैसेज आए हुए हैं कि सर आपने बताया अगर दो फिजिकल क्वांटिटी मान ली जाए, ए ले लिया, बी प्लस माइनस डेल बी एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, ये बी है और ये ए है। अब मुझे कोई बोलता है सर z इक्वल टू ए प्लस बी करना है और एक बार z इक्वल टू ए माइनस बी करना है। तो हमने ये लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ लिया था कि आप चाहे प्लस करें या माइनस करें, उसकी ट्रू वैल्यू को प्लस और माइनस करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, लेकिन उनकी एरर्स को हम हमेशा प्लस करेंगे। दैट मीन्स चाहे z a प्लस बी का क्वेश्चन हो तो z हो जाएगा a प्लस बी में, इन दोनों ट्रू वैल्यूज को ऐड कर दूंगा मैं, ये आ गई ट्रू वैल्यू ऑफ z। प्लस माइनस में जो एरर होगी वो हमेशा एडिटिव होगी, चाहे आपको प्लस करना हो चाहे आपको माइनस करना हो। और अगर दूसरा केस देखा जाए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसको Z1 Z2 नाम दे देते हैं। ये Z1 ये Z2। तो Z2 में क्या करना है आपको? A माइनस बी। तो आप ट्रू वैल्यूज में तो A माइनस बी कीजिए, जो A है और B है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस पे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन एरर्स को आपको अभी भी ऐड ही करना है। तो ये रिजल्ट बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है जो दो फिजिकल क्वांटिटी का सम है, तो उसमें आप उन दोनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे और एरर भी ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपको उसका डिफरेंस निकालना है तो उनकी ट्रू वैल्यूज का आप डिफरेंस निकालेंगे। जैसे मैंने a माइनस बी निकाला, लेकिन उसकी एरर को आप ऐड ही करेंगे। एरर हमेशा एडिटिव होती है। उसके लास्ट लेक्चर में जब मैंने एरर एनालिसिस किया था तो आपको क्लियरली उसका एग्जांपल भी दिया था लेंथ लेके। ठीक है जी। अब जो दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि सर आपने एक और चीज बताई थी कि अगर मुझे z इक्वल टू ए बी, ये फर्स्ट z1 ले लेते हैं, और z2 इक्वल टू ए अपॉन बी निकालना है, तो आपने बोला था कि z1 को अपन लिखेंगे डेल z1 अपॉन z1 और a को लिखेंगे डेल a अपॉन a, उनकी रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर लेंगे और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये भी रिलेटिव एरर में लिखा जाएगा। मैं इसके बीच में लाइन खींच देता हूं, दोनों एक ही साथ चलाएंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और अगर डिवीजन में भी है तो भी हमें डिवीजन की जगह प्लस ही करना है, जैसे हमने प्लस और माइनस में प्लस ही किया था। तो डेल z2 अपॉन डेल z2 इक्वल्स टू डेल a अपॉन a। डिवीजन के बाद भी हम यहां पर प्लस ही रखेंगे। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई की जगह भी मैंने प्लस रखा और डिवीजन की जगह भी प्लस रखा। तो ये आप याद रखिएगा, चाहे फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो, जब हम उसका एरर एनालिसिस करते हैं तो हम हमेशा उसको प्लस में लिखते हैं। और b की जगह हम क्या लिख लेंगे? डेल b अपॉन b। अब ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब इस पे जो स्टूडेंट को रिएक्शन आ रहा था कि सर आप जब प्लस करते हैं दो क्वांटिटी को तो प्लस और माइनस लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करते समय आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि z1 को तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था ना, डेल a प्लस a
इंटू बी प्लस डेल बी प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे डेल हटा देते हैं, इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट पूछते हैं सर Z1 जैसे मुझे निकालना है मल्टीप्लाई में, तो मैं उसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकता जैसे आपने प्लस और माइनस के लिए लिखा है? एक के लिए दूसरा रूल, दूसरे के लिए अलग, कैसा कैसे हो सकता है? तो मैंने यही समझाने के लिए ये मैसेज को न्यूमेरिकल से पहले लिया हुआ है कि हम क्वांटिटी को लिखते तो ऐसे ही हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो जाती है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी और अल्टीमेटली ऐसे स्टेप्स बढ़ जाएंगे जो अनवांटेड होते हैं। तो इसीलिए परेशानी ना आए, आपको सभी बुक्स में इसको इसमें कन्वर्ट करके दिया जाता है। अब आपका क्वेश्चन है कैसे दिया जाता है, तो मैं आपको यहां बता देता हूं। तो मैंने यहां पर Z1 लिखा, तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? Z1 प्लस डेल माइनस डेल Z1। ठीक है जी। अब मैं यहां से Z1 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल Z1 अपॉन Z1 इक्वल टू, मैं यहां पर A कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 1 प्लस माइनस डेल A। यहां से मैं B कॉमन ले लेता हूं, बचेगा 1 प्लस माइनस डेल B। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया? A इंटू बी जो मुझे मिला कॉमन लेके, तो मैंने देखा Z1 की वैल्यू तो A इंटू बी थी, है ना? तो यहां Z1 और A इंटू बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? Z1 क्या है? A इंटू बी। तो मैंने अब यहां पर Z1 कॉमन लिया और यहां पर A B, तो Z1 और A इंटू बी आपस में कैंसिल्ड आउट हो गए। तो मुझे क्या मिला? 1 प्लस डेल Z1 अपॉन Z1 इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1, डेल A इंटू 1 डेल A प्लस माइनस, फिर 1 इंटू डेल बी प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल A इंटू डेल बी। ठीक है जी। यहां पर ये आ गया मुझे। अच्छा, जब मैंने A कॉमन लिया तो मैं नीचे A करना भूल गया हूं। इसके नीचे जब B कॉमन लिया तो मैं B लगाना भूल गया हूं। तो डेल A अपॉन A डेल B अपॉन B, और यहां पर A इंटू बी आ जाएगा ब्रैकेट में। सॉरी, यहां मैं वहां पर जब मैंने A कॉमन लिया तो मैं इसको A लगाना भूल गया था, क्योंकि जब A कॉमन आएगा तो A इसके नीचे आ जाएगा, B कॉमन आके B इसके नीचे आ जाएगा। अब आप देखेंगे डेल A इंटू डेल बी इतनी स्मॉल क्वांटिटी होती है कि उसका प्रोडक्ट को A और B बड़े नंबर से डिवाइड करने के बाद वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम उसको वहां से नेग्लिजिबल करके हटा देंगे, और 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो मुझे क्या मिला? प्लस माइनस डेल Z1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल A अपॉन A प्लस माइनस डेल B अपॉन B। अब ये प्लस माइनस दोनों तरफ से कटेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? जो मेरा इक्वेशन है, डेल Z1 अपॉन Z1 इक्वल टू डेल A अपॉन A प्लस माइनस डेल B अपॉन B। ये मुझे मिल गया लास्ट में आके। तो आप देख सकते हैं अल्टीमेटली वही रिजल्ट मिला है जो आपको यूज करने के लिए बोला गया था। तो अगर आप इस तरह से लंबे प्रोसीजर में जाते हैं, व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन के अनवांटेड स्टेप इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमने डायरेक्टली प्रोडक्ट और डिवीजन में जब भी होगा तो हम ऐसे और ऐसे लिखेंगे। हम सेम वे से डिवीजन का भी इजीली प्रूव कर देते हैं। डेल 1 में भी सेम स्टेप हो जाएंगी, तो हम सेम स्टेप जब करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर लास्ट में यही आएगा। ठीक है जी। तो ये था सबसे पहला पार्ट जो स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर के बाद जो थोड़ी कंफ्यूजन थी वो कर ली। अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कंक्लूजन क्या है? जब दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसकी जो ट्रू वैल्यूज हैं, जो आगे दी जाती हैं ट्रू वैल्यूज, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी एज पर द जो आपका क्वेश्चन है। लेकिन जो उसमें प्लस माइनस में एरर लिखोगे, वो दोनों केसेस में, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, एरर आपको दोनों में प्लस करनी है। आप देख सकते हैं मैंने A प्लस बी करने के बाद भी एरर प्लस किया, A माइनस बी करा ट्रू वैल्यूज में, लेकिन तब भी मैंने एरर को ऐड ही किया। तो इससे पता लगता है कि एरर हमेशा एडिटिव होती हैं। कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ज्वाइन आउट करोगे या उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एरर हमेशा
ऐड होके ही आएंगी। सिमिलर वे से हमारा प्रोडक्ट में कंक्लूजन क्या है कि जब भी आपको प्रोडक्ट या डिवीजन में दिया जाए तो आप एरर एनालिसिस को रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर लो, और अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली रिलेटिव एरर की जगह परसेंटेज लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम सब में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दो बॉडीज की वॉल्यूम गिवन है विद देयर एरर लिमिट्स के साथ, और मुझे वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है V1 + V2 एंड V1 - V2। तो सबसे पहले मैं एक ही साथ में दोनों कैलकुलेशन कर देता हूं। आपको ये दोनों साथ में इसलिए कर रहा हूं, टाइम सेव नहीं हो, कि आपको प्लस में अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हैं और दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है वो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं साइमल्टेनियसली एक बार इसको करूंगा, सामने ही इसको कर देता हूं। अब मुझे V1 + V2 करना है, तो मैंने V1 + V2 किया। तो मुझे क्या पता है, जब भी मैं दो चीजों का ऐड करूंगा तो पहले मुझे इसकी ट्रू वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। V1 की ट्रू वैल्यू है 10.2 और V2 की ट्रू वैल्यू है 6.4। तो पहले मैं इनकी ट्रू वैल्यूज को ऐड कर देता हूं और उसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। फिर मैं प्लस माइनस का साइन लगाऊंगा। अब मुझे इन दोनों की जो एरर्स दी हुई हैं, ये जो एरर दी हुई है ये वाली और ये वाली V1 V2 की, इनको मैं ऐड कर दूंगा। तो अब मैं लिखूंगा 0.02 + 0.01। तो मेरा आंसर अभी मैं कैलकुलेट करता हूं, साथ में V1 - V2 भी कर देता हूं। तो V1 - V2 में सबसे पहले मैं उसकी ट्रू वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि V1 - V2 निकालना है। तो ट्रू वैल्यूज क्या है, V1 की है 10.2 माइनस V2 की है 6.4। उसके बाद में प्लस माइनस लगा के मैंने ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड में V1 - V2 निकालना है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, एरर्स हमेशा ऐड होंगी, तो यहां पे भी एरर जो होगी वो होगी 0.02 + 0.01। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, प्लस करें या माइनस करें, दोनों केसेस में देख लीजिए मैंने एरर्स को ऐड किया है, लेकिन ट्रू वैल्यूज को वही ऑपरेशन किया है जो उस ऑपरेशन में बोला गया है। यहां प्लस करने के लिए बोला तो मैंने प्लस कर दिया, यहां मुझे माइनस करने के लिए बोला तो मैंने ट्रू वैल्यूज को माइनस कर दिया, लेकिन एरर को हमेशा ऐड किया है। तो मेरा V1 + V2 का आंसर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16.8। अच्छा, बाहर यूनिट लिखना भूल गया हूं, सेंटीमीटर क्यूब हम लिख देंगे। प्लस माइनस में ये कितना हो जाएगा 0.03। लास्ट में ब्रैकेट बंद करके उसकी यूनिट लिख देना जो क्वेश्चन में गिवन हो। यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, 10.2 से जब इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.8, 9 में से 6 3, ये आ जाएगा 3.8। और एरर का जो वहां पे हुआ था प्लस माइनस करके हम क्या कर देंगे 0.03 हो जाएगा। साथ में यूनिट मेंशन करना मत भूलना। तो ये था वो क्वेश्चन जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हैं और मुझे उससे नई फिजिकल क्वांटिटी निकल रही है जो उसके ऐड करने से आ रही है और उसके डिफरेंस करने से आ रही है। तो दोनों में आपने डिफरेंस नोट कीजिएगा, बाद में गलती नहीं करना है। उनकी ट्रू वैल्यूज जो आगे लिखी रहती हैं उनको वही ऑपरेशन करना है जो ऑपरेशन करने के लिए बोला गया है। प्लस करने के लिए बोला गया है प्लस, माइनस करने के लिए बोला गया है माइनस, लेकिन उनकी एरर हमेशा ऐड होंगी। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें मुझे मास और डेंसिटी एक सॉलिड स्फीयर की गिवन है और वो एरर लिमिट के साथ मुझे दी हुई है। अब मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो इस न्यूमेरिकल को शुरू करते ही हम सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन में हो सकता है कई लोग लिखेंगे कि सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसा कि आपने सिखाया हम इसको एरर लिमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डेल डी अपॉन डी कर लेंगे, मास की जगह डेल एम अपॉन एम कर लेंगे, और डिवीजन में आपने बताया है सर प्लस लगाना है, चाहे डिवीजन हो या प्रोडक्ट हो। तो मैं यहां पर प्लस लगा के डेल वी अपॉन वी निकाल दूंगा और फिर
डेल वी अपॉन वी मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इसको वहां पर माइनस में ले जाऊंगा। सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज रॉन्ग है, रॉन्ग। और सिर्फ डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, लेकिन आप रॉन्ग हो सकते हैं अगर ये अप्रोच रखते हैं। तो इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि एरर एनालिसिस में आपको हमेशा याद रखना है कि जिस क्वांटिटी को आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला बनाइए, उसको फॉर्मूले में सब्जेक्ट बनाइए, उससे रिलेटेड फॉर्मूला नहीं, उस फॉर्मूला में उसको सब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट बनाइए का मतलब है कि मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला एज ए सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा? मास अपॉन डेंसिटी। अब मैं एरर एनालिसिस लगा सकता हूं। तो आपको समझ में आ गई आपकी मिस्टेक क्या थी? आपने वॉल्यूम को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला नहीं बनाया था, जो एरर एनालिसिस आपको बोलता है। तो कभी भी ऐसी मिस्टेक्स ना करें। जो भी चीज कैलकुलेट करनी है वो फॉर्मूले में भले ही हो, लेकिन जब तक वो सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं हो आप उसमें एरर एनालिसिस अप्लाई मत कीजिए। अब बिल्कुल करेक्ट आएगा आपका आंसर। तो मैं v को लिख दूंगा डेल v अपॉन v, और मैं m को लिख दूंगा डेल m अपॉन m। आपने ये समझ ही लिया है कि डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, करना उसमें प्लस ही है। तो यहां पर एरर में तो आपने प्लस सही किया था, डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो आपको ऐड करना है, लेकिन इसमें बस सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला जो चीज कैलकुलेट करनी है वो नहीं बनाई थी, वो चीज आपने गलत कर दी थी, जो हमने यहां पर आके करेक्ट कर ली। और ये हो जाएगा डेल डी अपॉन डी। अब डेल वी क्या होता है? एरर जो मुझे निकालनी है, तो मैं इसको डेल वी अपॉन वी रहने दूंगा। इक्वल टू में डेल एम कितना है? 0.1, और एम कितना है? 12.4, प्लस डेल डी कितना है? 0.2, और डी कितना है? 4.6। तो मैं यहां से एरर कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन एरर कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास रिलेटिव एरर आएगी, मतलब डेल वी अपॉन वी की वैल्यू आएगी जो यहां से कैलकुलेट होके मुझे मिलेगी, है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम की आंसर चाहिए विद द एरर लिमिट, मतलब मुझे वॉल्यूम का आंसर इस टाइप से चाहिए, v प्लस माइनस डेल वी। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहां से हमने डेल वी अपॉन वी निकाल लिया, ये रहा डेल वी अपॉन वी, आप कैलकुलेट खुद करिएगा। और इसके बाद मैं डेल वी अपॉन, या मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूं, डेल वी अपॉन वी जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट हटा लेंगे, नीचे डेसिमल डेसिमल रिमूव हो जाएगा दोनों पे, फिर दोनों का एलसीएम लेके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब उसके बाद जो डेल वी अपॉन वी की वैल्यू आई, इसमें मुझे वी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करनी है। वी कितना है? m अपॉन डी। तो यहां से आप वो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना सीखिए जो एरर के बिना हम कैलकुलेट करेंगे। तो मास की ट्रू वैल्यू क्या है? 12.4। डेंसिटी की ट्रू वैल्यू क्या है? 4.6। तो आप यहां से डेसिमल हटाइए, 124 अपॉन 46 हो गया, ये दोनों 2 से जा रहे हैं, 62, ये हो गया 23, ये आ जाएगा 23, 3 जा 69 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग ये आंसर में आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग ये आंसर आ जाएगा। तो जब आप v कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रू वैल्यू, तो यहां पे एक नई चीज सीखिए कि ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों का ट्रू वैल्यू यूज कीजिए जो फॉर्मूला आपको गिवन है उसमें। तो यहां से v की वैल्यू आ गई, और यहां डेल v अपॉन v में जो v की वैल्यू आई है उस साइड मल्टीप्लाई में ले जाइएगा, डेल v की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो v की वैल्यू जो आई प्लस डेल v आप ऐड करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मुझे क्या दिया है? स्फीयर दिया हुआ है और उसकी रेडियस मुझे गिवन की हुई है सेंटीमीटर में। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब इस तरह से दी जाती है तो 12 उसकी ट्रू वैल्यू होती है, जो मैंने आपको कई बार बताया है, और ये उसकी एरर होती है। दैट मीन्स जो रेडियस है वो 12 है, लेकिन हो सकता है ड्यू टू एरर ऑफ 0.2 वो 12.2 हो सकती है, या फिर वो 11.8 भी हो सकती है। तो ये ट्रू वैल्यू और ये एरर है, और मुझे रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है,
मुझे वो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है विथ एरर लिमिट्स। तो अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है विथ एरर लिमिट, दैट मीन्स मुझे v प्लस डेल v कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं v की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। v की ट्रू वैल्यू क्या है? स्पीयर का फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहां पर मैं सारी वैल्यूज रख दूंगा। 22/7 इंटू आर दिया है मुझे 12। ठीक है जी। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 7.24 या 5 करीबन आएगा। तो मैं 7.2 ले रहा हूं। सेंटीमीटर में यूनिट दी है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये तो मेरी आई वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू जो मुझे आगे लिखनी है, लेकिन मुझे डेल वी भी तो चाहिए ना। तो अब हम लगाएंगे अपने एरर एनालिसिस का फंडा। अब हमें यहां पर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। जब हम इसको एरर एनालिसिस में कन्वर्ट करेंगे तो v की जगह क्या हो जाएगा? डेल v अपॉन v, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट में है, इक्वल्स टू एरर एनालिसिस में हम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई एरर नहीं मानते हैं, इसलिए हम उनको हटा देते हैं। तो आर क्यूब पावर हमेशा आगे मल्टीप्लाई में आएगी और आर की जगह क्या आ जाएगा? डेल आर अपॉन आर। तो ये आपको नेक्स्ट फंडा सीखने को मिला कि कांस्टेंट जो भी दिया है उसको एरर एनालिसिस कैलकुलेट करते समय हम कंसीडर नहीं करते हैं। और जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, जब एरर एनालिसिस लिखते हैं तो उसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं। ठीक है जी। एक ही क्वांटिटी, तो आगे बढ़ते हैं। तो डेल v अपॉन v हो गया 3 इंटू डेल r यानी 0.2 अपॉन r यानी 12, और इसका मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने कर दिया तो ये हो गया 0.6 अपॉन 12, है ना। डेसिमल हटा के 120 कर लेते हैं, ये हो गया 1/20, है ना। अब मुझे डेल v निकालना है। मैंने v तो पहले से ही निकाल रखा है, तो 1/20 इंटू v मैंने निकाल रखा है 7.2। तो इसको करूंगा डिवाइड तो ये हो जाएगा 3.6 और 1 0 की वजह से ये आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। आ गई मेरी डेल v की वैल्यू। मैंने v पहले ही निकाल लिया था। तो इस न्यूमेरिकल में जो आप समझे हैं वो आप दोनों में डिफरेंस करना सीखिए। कई बार हम सिर्फ रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते ही रह जाते हैं, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ आपसे या तो डेल v पूछा जाएगा, एरर कितनी है, या फिर उसकी पूरी वैल्यू। जैसे यह वॉल्यूम की पूछी गई तो v प्लस डेल वी आपको निकालना है, डेल वी अपॉन वी नहीं। तो v प्लस डेल वी या कोई भी क्वांटिटी निकालनी हो तो पहले उसकी ट्रू वैल्यूज निकाल लीजिए उस फॉर्मूला से, बाय पुटिंग द ट्रू वैल्यूज विदाउट एरर। उसके बाद डेल वी अपॉन वी का जो फंडा लगा रहे हैं उससे आप डेल वी निकाल लीजिए। अब मेरा आंसर बिल्कुल सिंपली मैं लिख दूंगा, v कितना आया 7.2 और एरर आ गई 0.36, और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल के मैं उसकी यूनिट लिख दूंगा। ये मेरा इतना इजीली सॉल्व हो गया। हर न्यूमेरिकल से अगर आपको कुछ सीखना है तो जो न्यूमेरिकल में मैं कर रहा हूं, आप कॉपी पेन पेपर लेके बैठिए। कॉपी पेन पेपर, पेपर फॉर रफ वर्क। कॉपी में आप उसके एक एक पॉइंट को नोट करिए कि सर क्या बोल रहे थे और हमने क्या कैलकुलेट किया। अगर आप ऐसा याद रखते जाते हैं तो मन में एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है कि बॉस आगे जाके आपको न्यूमेरिकल में तकलीफें कम आएंगी, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। दो रेजिस्टेंस मुझे दिए हुए हैं R1 एंड R2 और वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस। अच्छा, ये पैरेलल लिखना मैं भूल गया हूं, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑफ कोर्स विद एरर लिमिट के साथ आएगी, लेकिन प्रॉब्लम यहां क्या है कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 1 अपॉन वाली क्वांटिटी को डायमेंशनल या एरर एनालिसिस में हम कैसे लिखें, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेकिन सर एनालिसिस में एरर्स में आपने ये तो बताया ही नहीं
कि जब ऐसी क्वांटिटी दे रखी हो 1 अपॉन में, तो क्या हम उसको उल्टा करके लिख सकते हैं, डेल आर अपॉन आर की जगह आर अपॉन डेल आर? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। मैं यहां पर आपको रॉन्ग बता देता हूं कि आप क्या रॉन्ग सोच रहे हैं। 1 अपॉन आर इज नॉट इक्वल टू आर अपॉन डेल आर, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो सर क्या करें? तो यहां पर एक फंडा मैं आपको सिखाता हूं, हर एक क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएट कीजिए, हर एक क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएट करते हैं। 1 अपॉन आर का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और आर का डिफरेंशियल क्या होगा, डी आर बाई डी टी। लेट अस सपोज इस पूरी इक्वेशन को मैंने कोई आर्बिट्रेरी वेरिएबल ले लिया टी, उसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। इस पूरी इक्वेशन को मैंने किसी आर्बिट्रेरी टी वैल्यू जो ली है उसके रिस्पेक्ट में मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन आर वन स्क्वायर इंटू डी आर 1 अपॉन डी टी। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन आर टू स्क्वायर इंटू डी आर 2 अपॉन डी टी। सब में से कॉमन है dt जो मैं कट करने वाला हूं, और मुझे आंसर, और माइनस भी सब में से कॉमन है, मैं हटा दूंगा तो मुझे मिलेगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर 1 अपॉन आर 1 का स्क्वायर प्लस डी आर 2 अपॉन आर 2 का स्क्वायर। अब यहां पर जो डी आर है डिफरेंशियल में, इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो समझ सकते हैं कि डी आर मतलब है स्मॉल चेंज। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताता हूं कि डी आर को आप स्मॉल चेंज मानते हैं जब आप कैलकुलस करेंगे। कैलकुलस का लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप चाहिए तो उस लिंक से चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसी क्वांटिटीज को, इसी इक्वेशन को रिप्लेस कर देता हूं, डी आर की जगह डेल आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डेल आर 1 सिमिलरली अपॉन आर 1 स्क्वायर प्लस डेल आर 2 अपॉन आर 2 स्क्वायर। ये बन गई मेरी डायमेंशनल की इक्वेशन इजीली। तो आप याद रखिए, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है डायमेंशनल में आप उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, आप उसको इस तरह डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अब एरर निकालने के पहले मुझे आर की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे तो आर पूछा है उसने, आर प्लस डेल आर में आर की वैल्यू चाहिए मुझे, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो आर की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो कैसे आएगी आर की वैल्यू, R1 इंटू R2 दैट इज 6 इंटू 3। अभी हम सिर्फ ट्रू वैल्यूज लेते हैं ना, एरर बाद में कैलकुलेट करेंगे। अपॉन 6 प्लस 3 9, तो ये आंसर आ जाएगा 2 ओम। ये आ गई ट्रू वैल्यू। मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं, ट्रू वैल्यू जब भी आपको निकालनी है तो ओनली ट्रू वैल्यू को फॉर्मूले में पुट अप कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अब उसमें एरर कितनी आएगी वो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल आर अपॉन आर स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू डेल आर 1 कितना दिया है 0.2 और R1 कितना दिया है 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस डेल R2 यानी 0.1 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.2 प्लस 0.4 0.6 आ जाएगा अपॉन में 36। तो डेल आर की जो एरर है वो हम कैसे निकालेंगे, ये एक जीरो हटा के नीचे लगा दिया तो ये हो गया 6 अपॉन 360 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई में चला गया तो ये हो गया 1/60 यानी 1/15। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.10 हो जाएगा, एक जीरो और लगाएंगे 100 हो जाएगा। 6 टाइम गया फिर कितना बचा 10, तो ये 6 आता रहेगा तो इसको मैं 7 कर दूंगा और या फिर इसको अगर मुझे एक दो प्लेस में ही कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 0.07 लिख दूंगा। और मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा कितना आया उसकी ट्रू वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली थी 2 ओम आ रही है और उसमें एरर मैंने कैलकुलेट कर ली 0.07 आ रही है। इसको ब्रैकेट में बंद करूंगा, उस पर यूनिट का साइन लगाऊंगा, मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने एक नई बात सीखी
कि जब हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रेसिप्रोकल में दे रखी हो तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, तो कैसा करें वो मैंने आपको यहां पर दिखाया है। इन सभी न्यूमेरिकल में मैंने एक चीज और यूज की है, ट्रू वैल्यू मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में, एनसीईआरटी में हर न्यूमेरिकल जो आप करोगे तो वो डेल आर अपॉन आर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करा सकते हैं, लेकिन जब वो चेंजेस करेंगे या आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो वो आपसे क्वांटिटी पूछते हैं, मतलब रेजिस्टेंस निकालिए, मतलब आर प्लस डेल आर निकालिए, तो उससे अकेला ऐसे नहीं निकाल सकते ना, उसमें आपको ट्रू वैल्यू वाली क्वांटिटी, जैसे मैंने आर निकाला और हर न्यूमेरिकल में निकाल रहा हूं, आपको वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मुझे क्या दिया है, मुझे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम में, ठीक है, और लेंथ में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी में मुझे परसेंटेज एरर ऑलरेडी गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम जो भी हमें कैलकुलेट करना है उसका डायरेक्टली हम फॉर्मूला नोट डाउन कर देंगे। तो हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। हमें टाइम पीरियड में ही निकालना है, तो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला ऑलरेडी टाइम पीरियड है, तो मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली एरर एनालिसिस की इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर देता हूं। तो टी को हम क्या लिखेंगे, डेल टी अपॉन टी। अभी हमने समझ लिया है इन सारे न्यूमेरिकल में कि जो कांस्टेंट है उसको हम एरर एनालिसिस की इक्वेशन में नहीं रखते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और ये पावर जो है 1/2, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, पावर हमेशा आगे मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। सिंस ये दोनों की पावर है तो मैं डायरेक्टली आगे ही 1/2 लिख देता हूं और ब्रैकेट लगा देता हूं। एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल एल अपॉन एल। डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, अब हम सीख चुके हैं कि होगा प्लस ही, और जी को हम डेल जी अपॉन जी लिखेंगे। तो ये इक्वेशन जैसे ही आपने करेक्टली लिख दी, अब आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज एरर की वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि मैं दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब वही है, तो डायरेक्टली रिलेटिव एरर से आप परसेंटेज एरर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने रखा 1/2, डेल एल अपॉन एल में कितना है 1% यानी 1 प्लस 2% यानी 2, तो ये हो गया 3/2 यानी 1.5। तो मेरा डेल टी अपॉन टी में जो आंसर आया वो आया 1.5, दैट मीन्स 1.5% का एरर आएगा इन मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो मैंने निकाल दिया परसेंटेज एरर, तो 1.5% आएगा। ठीक है जी, इसमें सारी चीजों को अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए। एक्सपोनेंट को मैं फिर बता रहा हूं, आगे मल्टीप्लाई में आती है, सिंस ये दोनों को बिलोंग करती थी इसलिए मैंने डायरेक्टली दोनों के मल्टीप्लाई में लिख के ब्रैकेट लगा दिया। डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, एरर की इक्वेशन में वो सभी प्लस में आती हैं। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे एक सिंपल पेंडुलम का मैंने एक्सपेरिमेंट किया टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने टाइम कैलकुलेट किए 20 ऑसिलेशंस के, 20 ऑसिलेशंस कराए, उसके टाइम कैलकुलेट किए एक ऐसी वॉच से जिसका लीस्ट काउंट क्या था 1 सेकेंड। यहां लीस्ट काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहले मैं न्यूमेरिकल रीड कर दूं आपके लिए फिर मैं समझाता हूं। तो मैंने टाइम पीरियड कैसे नोट आउट किया, 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में उसने किए ये मैंने नोट डाउन किया एक ऐसी वॉच से जिसका लीस्ट काउंट था 1 सेकेंड। दैट मीन्स लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड से कम, अगर मान लो उसको 0.9 सेकेंड भी लगे होंगे तो वो मेजर नहीं कर सकता। मिनिमम इट कैन मेजर इज 1 सेकेंड। ठीक है जी, अब मीन वैल्यू टाइम की मेरी आ गई 30 सेकेंड्स। ठीक है जी, लेंथ मैंने निकाली पेंडुलम की एक ऐसी मीटर स्केल से जिसका लीस्ट काउंट मुझे दिया है, और लेंथ मेरी आ गई 55 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है और नोट डाउन करनी है कि जब हमें एरर्स नहीं दी जाती हैं, तो ये जो एरर आ रही हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट में, ये कौन सी एरर होंगी, हमने पहले लेक्चर में किया था, लीस्ट काउंट वाली एरर इसमें आ जाएंगी, क्योंकि उससे कम वो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए टाइम पीरियड मैंने कितना मेजर किया है, मैंने मेजर किया है 30 सेकेंड्स, और उसमें एरर कितनी आएगी, लीस्ट काउंट की ही एरर आएगी, जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था जब हमने
पहले लेक्चर में एरर एनालिसिस के बारे में रीड किया था। तो इसमें जो एरर आएगी वो 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ उसकी यूनिट लिख देते हैं, यहाँ मैं गलती से यूनिट लिख गया हूँ। और मैंने लेंथ जो मेजर की है वो कितनी की है, 55 सेंटीमीटर। और उसमें एरर कितनी आएगी, ऑफ कोर्स लीस्ट काउंट की। 1 mm को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी को लेंथ दी हुई है वो सेंटीमीटर में है। तो ये आ जाएगा 0.1, बाहर यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि जब यूनिट में जब एरर्स नहीं दी जाती हैं, लीस्ट काउंट दिए जाते हैं, उनका एक मतलब होता है कि जो एरर इसमें जनरेट होगी इज ड्यू टू इट्स लीस्ट काउंट, क्योंकि वो उससे कम मेजर नहीं कर सकता है। तो पहली चीज नोट डाउन कर ली, डायरेक्टली आपको लीस्ट काउंट को ही उसकी एरर ले लेना है। सेकंड जो उसने वर्ड यूज किया है मीन वैल्यू। आप सबको पता है जब हमने एरर एनालिसिस किया था कि हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जब निकालते हैं तो हमारी ट्रू वैल्यू कैसे आती है, उन सब का मीन लेके। तो ये डायरेक्टली उसने बहुत सारी वैल्यूज नहीं दी हैं, जैसे कई न्यूमेरिकल में 10 सेकेंड 12 सेकेंड ऑब्जर्वेशंस देते हैं ना, तो हम उनका मीन निकालते हैं और a प्लस डेल ए में जो a ट्रू वैल्यू होती है वो उसका मीन होती है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मुझे मीन वैल्यूज गिवन कर दी, टाइम पीरियड की है, लेंथ की, और उसका लीस्ट काउंट मुझे क्या लेना है, उसमें जो होने वाली एरर है। अब मुझे जी में निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हम सब लोग जानते हैं, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। आप डायरेक्टली यहां से एरर एनालिसिस की इक्वेशन नहीं बना सकते, रॉन्ग हो जाएगी। ये मैंने सबसे पहले न्यूमेरिकल में भी बताया था। जिसको भी कैलकुलेट करना है, जिसका भी एरर निकालना है, पहले उसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। तो जी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। तो जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। अब आपका जी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। जो भी चीज में एरर एनालिसिस हमें करना होता है, सबसे पहले उसको सब्जेक्ट फॉर्म में लगाना पड़ता है, मतलब उसका फॉर्मूला डायरेक्टली उसी में कैलकुलेट करना पड़ता है। इस फॉर्मूले से हम नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। ये बात अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब आप एरर एनालिसिस लगा दीजिए। तो एरर एनालिसिस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन जी 4 पाई आर स्क्वायर। हम सभी सीख चुके हैं इतने सारे न्यूमेरिकल में कि कांस्टेंट को हमें हटा देना पड़ता है जब हम एरर एनालिसिस करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल एल अपॉन एल, डिवीजन है तो भी प्लस आएगा, और जो पावर है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, डेल टी अपॉन टी आ गया। ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ इनकी वैल्यू रखनी है। तो डेल जी अपॉन जी इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल। डेल एल कितना है 0.1 अपॉन एल है 55 प्लस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे डेल टी अपॉन टी। डेल टी है 1 सेकेंड और ये है हमारा 30। ठीक है, सॉरी जरा मेरा मोबाइल गिर गया है। सॉरी फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन, मेरा थोड़ा पैड गिर गया था, बट थैंक गॉड ठीक है, वो अभी उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मैं पैड को साइड में रख देता हूं पहले। चलिए तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा वैल्यू आ गया 1/30 डेल टी अपॉन टी मैंने रख दिया। अब मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं। तो ये हो जाएगा 1/550 डेसिमल हटा के ये हो जाएगा 1/15, है ना। और जब आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 6.8%। तो आपने इस न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है। सॉल्यूशन तो गाइड्स में भी मिलते हैं, नेट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या चीज ध्यान देनी है, अगर आपको अपनी न्यूमेरिकल्स में पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हर न्यूमेरिकल से उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की चीजें सीखनी पड़ेंगी। इसमें हमने क्या सीखा, कई बार लीस्ट काउंट की एरर होती हैं तो वही हमें एरर ले लेनी है, या कई लोग 1/20 या कुछ और कर करके बहुत गलत करेंगे, डायरेक्टली लीस्ट काउंट को एरर ले लीजिए। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला वही बनाइए, तभी एरर की इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कीजिए। थैंक यू। इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं पूरा सिलेबस ऑफ द जेई एंड नीट फिजिक्स और जेई के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लास 11th एंड 12th के लिए जितने भी हेल्पफुल इनपुट्स हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सब आपको चैनल पे मिलेंगे। आपको क्या करना है,
like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.